तलब शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में नाम और तस्वीर छपती रहे। નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? ને હીરાબા આવીને પાછી ટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે। आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। इटालिया के 2019 के विवादित वीडियो पर बवाल मचा। दरअसल इटालिया ने नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस पर आपको घेरा। स्मृति ने कहा कि मां हीराबेन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मोदी जी को जन्म दिया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री पर बयान, किस तरह का घमासान चल रहा है वो देखते हैं कि अपने वीडियो को लेकर विवादों में रहे हैं गोपाल इटालिया, जो इस समय गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर भी विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी गोपाल इटालिया ने। वीडियो पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक बड़ा हंगामा चल रहा है, सियासी घमासान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस बात को लेकर उनका विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोपाल इटालिया को कहा गटर माउथ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद जब मामला गर्माया तो गोपाल इटालिया की दिल्ली में महिला आयोग के सामने पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद छोड़ दिया। आइए अब इस मामले में समझते हैं कि गुरुवार को क्या क्या हुआ। पहले वो देखते हैं। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया था, जब वो पेशी के लिए गए थे वहां पर एनसीडब्ल्यू में। 3 घंटे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको रिहा कर दिया। गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए थे, उसके बाद उनकी हिरासत हुई, फिर उसको छोड़ दिया गया। इटालिया ने एनसीडब्ल्यू चीफ पर भी धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो धमका रही थी। गोपाल इटालिया का यह आरोप था। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने लगाया अव्यवस्था फैलाने का आरोप। एनसीडब्ल्यू चीफ जो हैं मुख्य हैं रेखा शर्मा जी, उन्होंने भी अव्यवस्था लगाने का आरोप लगाया। कहते हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। माननीयों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कोई और अगर इनसे तू भी बोल दे तो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं है। चुनाव आयोग लगता है मूक दर्शक की तरह सब देखता रहता है। एक और ग्राफिक समझते हैं कि नफरती बयान पर चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने याचिका पर जवाब दिया था। उसने कहा था कि भाई ये सारे मामले पर क्या कर सकता है चुनाव आयोग, उस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया। हेट स्पीच और भड़काऊ बयानबाजी की परिभाषा तय नहीं है, ये चुनाव आयोग का कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि हेट स्पीच और बयानबाजी, जो भड़काऊ बयानबाजी है, उसको लेकर कोई परिभाषा अभी तय नहीं है। उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यानी चुनाव आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस मसले पर उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भड़काऊ बयान देने की सजा के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, ये बात भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट की है। इसी ने कहा आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 505 के तहत कार्रवाई करता है इलेक्शन कमीशन। उम्मीदवार के प्रचार अभियान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि वो भड़काऊ बयान दे रहा हो। कुछ घटनाएं ऐसी हुई भी है, यदि आपको याद हो पिछले दिनों, जिसमें लगाई गया था कि प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर सुनवाई की, तो उसमें सर्वोच्च अदालत ने क्या कुछ कहा था ये भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। राजनीतिक बदजुबानी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए अपशब्द नहीं कह सकते क्योंकि वो आपकी पार्टी के नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि ये केवल कारण नहीं हो सकता।
कहते हैं कि इसी जीभ में विष है और इसी में अमृत। लेकिन ये बात माननीयों पर लागू नहीं होती, क्योंकि औरों के लिए तो इनके पास प्रवचन हैं, लेकिन खुद क्या बोलते हैं आप खुद सुन लीजिए। सुनिए आप नेता गोपाल इटालिया की भाषा भी। નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. बयानबाजी होगी तो उस पर पलटवार भी होगा। चुनावी मौसम है, ऐसे चीजें और जल्दी पकड़ में आती है। गोपाल इटालिया का बोलना भर था कि सियासत अपने आप गर्मा गई, और तो और गोपाल इटालिया ने एक बार फिर हदें पार कर दी। सुन लेते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा, और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी। ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। उनकी हिम्मत नहीं है कि गोपाल इटालिया को गुजरात के अंदर गिरफ्तार कर लेते, और न सिर्फ पाटीदार समाज के गुस्से का ये भय भाजपा के अंदर है, ये इस बात का भी ऐलान कर रहा है कि गुजरात के अंदर सारे 3 तिकड़म षड्यंत्रों के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। अब मैं गोपाल हूं और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूं। ये सारे कंस की औलादें अब लगी पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पाटीदार समाज के खिलाफ, गोपाल इटालिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारे कंस की औलादें एकजुट हो चुकी है। सियासत में सब कुछ जायज है का कथन अब जुमला नहीं रहा, अब यह सार्वभौमिक सिद्धांत हो गया। ऐसा नहीं कि बदजुबानी आज अचानक शुरू हो गई है, भारतीय लोकतंत्र में यह हमेशा से चलता आया है। हाँ, यह अलग बात है कि चुनावी मौसम में बदजुबानी और तेज हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सस्ती लोकप्रियता का जरिया है ये बदजुबानी? क्या जीत के लिए कुछ भी बोलेंगे नेता? ऐसे बदजुबान नेताओं पर कब कार्रवाई होगी? क्या कोई कार्रवाई होगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य राजुलबेन देसाई, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रेखा अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप विद्वान लोगों में से हैं, पत्रकार भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों में से हैं, मीडिया को देख रहे हैं। क्या हमेशा एक बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से दिया जा सकता है? क्या आप उसको समर्थन देते हैं? विजय जी, क्योंकि देखिए चुनाव का मौसम है, कभी कभी व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाता है, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। क्योंकि आप प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों से इंसल्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो भारत का सबसे लोकप्रिय नेता है, प्रधानमंत्री जो है वो आपके पार्टी का नहीं भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो है। और तो और छोड़िए, हीराबा जो उनकी माता जी हैं, 100 साल से ज़्यादा उम्र है, और आप सोचिए उनके बारे में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है विजय जी। हम लोग तो किसी की माँ हो उसको माँ की ही संज्ञा देते हैं और उसी तरह से इज्जत करते हैं। तो इस तरह की बात जब आप कर रहे हैं, इससे लगता है कहीं ना कहीं आभास हो गया है आम आदमी पार्टी को कि वो चुनाव में सिर्फ एक ऑप्टिक्स तो क्रिएट कर पा रही है, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा है, और इसी कारण से गाली गलौज पर उतर आई है, जो कि अशोभनीय है, भारतीय समाज के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कानून कमजोर है, कानून जैसा आपने दिखाया, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि कुछ ज़रूरत है ऐसे कानून की और डिफाइन किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मिसयूज करें और भाषा की जो सभ्यता की जो एक रेखा है उसको लांघ जाए। ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी सुदेश जी, प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बोले इसमें तो कोई समर्थन करेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ना भी कहता तब भी, और प्रधानमंत्री कोई भी हो। दूसरी बात, कोई माँ हो
प्रधानमंत्री की माँ हो तो ज़्यादा गंभीर बात है, लेकिन किसी की भी माँ हो, किसी भी महिला के लिए इस तरह की बदजुबानी नहीं है। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे था, जिसका जवाब शायद आप देते वक्त छूट गया है, तो मैं थोड़ा सा और वक्त आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हुआ उसकी तो कोई भी समर्थन नहीं करेगा, कम से कम हम तो समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए? मेरा सवाल ये था। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन देखिए, आपको एक संदर्भ देखना पड़ेगा विजय जी, कि प्रधानमंत्री जी को जब कोई कुछ बोलता है तो प्रधानमंत्री हमारे हृदय में बसते हैं जी। एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है उद्वेलित होता है अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपनी रेखा को कभी न कभी लांघ जाता है। नहीं लांघना चाहिए, मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप सोचिए जब हमारा शीर्ष नेतृत्व के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो हमें पता है कि आप इंसल्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कभी भाषा की मर्यादा इधर से भी लोग लांघ जाते हैं, और मैं मानता हूँ कि नहीं लांघना चाहिए, रेखा नहीं लांघना चाहिए। लेकिन हमारे साथ रेखा जी खुद है, रेखा अग्रवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शब्दों की सीमा लांघना चाहिए, रेखा लांघना चाहिए, नहीं लांघना चाहिए, अदालत क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है इसके अंदर कि जो हमारा संविधान है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि वो अपनी मन की जो भी इच्छा से जो भी कुछ बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, और किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये कहीं पर भी हमारे को रोक टोक नहीं है। हम अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करना चाहें, हम अपने जजेस को क्रिटिसाइज करना चाहें, हम किसी आम आदमी को समाज में क्रिटिसाइज करना चाहें, हम हमारा पूरा अधिकार है। जरूरी नहीं कि हम हर व्यक्ति के जो एक्शंस हैं उनका समर्थन करें, परंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर जो आपका संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं जी, उनका एक लिमिट है। कोई भी जो है कहते जैसे ना कि ऐसा नहीं है कि आप बेकाबू होके आप अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी मर्यादा के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते समय अगर आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स को आप खराब करते हो तो वो अलाउड नहीं है। तो अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप जो मर्जी बोले, परंतु दूसरे व्यक्ति का भी जो है एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज जो है राइट टू लीड योर लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि स्वाभिमान और इज्जत के साथ आपको जीने का अधिकार है दूसरे व्यक्ति को भी जी। आप अगर अपनी भाषा को बिल्कुल बेकाबू होकर प्रयोग करेंगे और इस तरह के अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। वो है कि उस दूसरे व्यक्ति की आप मर्यादा को, उसके इज्जत को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप उसकी अगर बदनामी कर रहे हैं तो आप मानहानि का मुकदमा भी आपके ऊपर उसके ऊपर बन सकता है। तो आपको, और अगर किसी महिला के ऊपर आप अशोभनीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो महिला की अस्मिता को भी आप ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उसके अंदर आपके ऊपर 354 इंडियन पीनल कोड के तहत फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको एक बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। हम अपने पड़ोसी देश की तरह नहीं है, या किसी तालिबानी देश की तरह नहीं है कि जहां पर हम अपना मुंह खोलेंगे अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे या किसी की बात का कोई खंडन करेंगे या अपने दृष्टिकोण कहीं पर पेश करेंगे, तो अगर वो सत्ता के विरुद्ध हो तो हमारे ऊपर कोई केस कर दिया जाएगा या हमको जेल पे बंद कर दिया जाएगा। तो हम वो वैसे देश नहीं है। तो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं उसको हमको सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो हुआ है, ये कल जो हुआ है, ये बिल्कुल दुरुपयोग है अपने फंडामेंटल राइट्स का, जिनको हमें पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, नकारात्मक तरीके से नहीं। और जो पॉलिटिक्स है जिसके कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव वॉर, उस जो एक प्रोवर्ब है उसको आपको इतने नीचे स्तर तक नहीं गिरा देना चाहिए कि आप दूसरे की फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं और साथ साथ आप किसी महिला की इज्जत जो है आप उसको इस तरीके से उछाल रहे हैं। वो किसी की माँ है, सबसे बड़ी बात है कि वो एक औरत है, और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री की जो हमारे देश की जो एक गौरव हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अटैच्ड होता है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि भाई फलानी पार्टी का है। हमने भी कहा कि वो ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जब मसला प्रधानमंत्री का हो, तो ये ज्यादा गंभीर मसला है। आप अपने देश की गरिमा भी जो है
विश्व के अंदर आप अपने लेकिन आप देश की समझते हैं कि गरिमा है, कानून वो हमारा उठा रहे हैं। कमजोर है कि जो ये सब देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्या ऐसी स्थिति है? हेलो, जी, आपकी आवाज नहीं आई? मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कानून जो कुछ हुआ इसका न हम समर्थन कर रहे हैं, ये कुछ बात है, हम निंदा कर रहे हैं उसकी, लेकिन क्या जो हमारा कानून है वो इतना कमजोर है कि वो ये सब चुपचाप देखता रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे केस के अंदर जो कोर्ट्स जो हैं अगर वो चाहें तो इसका जो कहते हैं कि स्व मोटो नोटिस अपने आप भी संज्ञान ले सकती हैं कोर्ट्स जो हैं, और इसके अंदर जो एक एफआईआर भी दर्ज हो सकती है किसी महिला की अस्मिता को भंग करने के लिए, किसी औरत की इज्जत को आपने इस तरीके से उछाला है, आपने देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको धूमिल किया है, तो इसके अंदर एक मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज होता है और धारा 354 का मुकदमा भी दर्ज होता है। तो या तो कोर्ट्स इसके अंदर अपने आप संज्ञान भी ले सकती हैं, और अगर कोई कोर्ट अपने आप संज्ञान नहीं लेती हैं तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है अगर इसकी शिकायत करता है तो जाकर अगर इसके अंदर किसी भी थाने के अंदर आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो ही अपनी कंप्लेंट को दर्ज करे, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की, माता जी के खिलाफ इस तरह की शब्द इस्तेमाल करे तो समाज का कोई भी व्यक्ति है वो भी इसके लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकता है थाने के अंदर, और वहां पर पुलिस कर्मचारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं जो लगती हैं ऐसे केस के अंदर उचित धाराओं को लगा के एफआईआर को दर्ज करे। तो कानून जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुंह खोकर इन चीजों को देखता रहेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे भी हैं और बहुत मजबूत भी हैं। और मुझे एक वकील होके अपनी जो कानून के ऊपर विश्वास है। जी, कानून के हाथ लंबे भी हैं और मजबूत भी हैं। सुदेश जी, हालांकि रेखा जी ने किसी दूसरे मुल्क के रेफरेंस में कहा कि वहाँ पर सत्ता के विरुद्ध कोई इस तरह से बात करता है तो वो कार्रवाई वहाँ पर सख्ती से होती है। इसमें शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्ता के विरुद्ध होना। कमोबेश हालात हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हैं कि अगर आप सत्ता के विरुद्ध हों और अपशब्द कर रहे हो, बदजुबानी कर रहे हो, मैं फिर से क्लियर करता हूं कि हम उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन तब तो कार्रवाई होती है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग बदजुबानी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तब कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ये सही नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ विजय जी। सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। जी प्लीज आप गिनाइए, मैं चाहूंगा कि आप कुछ मुझे गिनाएं। मैं आपको बताता हूं कि इमरान मसूद ने, आपको याद है, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या बोला था जी। कांग्रेस ने उसको रिवॉर्ड कर दिया जी, उसको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया। और आपको याद होगा कोई कभी भी प्रधानमंत्री ने कोई अपशब्द नहीं, कभी हमारे रिस्पॉन्सिबल नेता ने कोई अपशब्द नहीं कहे, और उन्होंने कहा तो पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है। आपको पता है कैसे प्रवक्ताओं के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है अगर वो अपने ये लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अराजकता फैलाना चाहती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार को कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दिया, दूर रखा, एक आइडियल टाइप बनाने का प्रयास किया राजनीति में, और वहां आप हीराबा को खींचते हैं तो बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ, बहुत उद्वेलित होता है। इसमें बीजेपी का नहीं, इस इशू पर तो विवाद ही नहीं है ना। और ये कोई सिर्फ भाषा की मर्यादा नहीं तो गाली गलौज कर रहे हैं। आप बताइए कि ये कोई कैसे माफ कर सकता है। और रेखा जी ने जो कहा सो मोटो तो कोर्ट लेती ही नहीं है, ये तो थाने के जैसा हो गया, रिपोर्ट आप करिएगा तो पुलिस एक्शन में आएगी। अगर सो मोटो लेने लगे तो शायद बहुत अच्छा हो, क्योंकि सत्ता में हम लोग हैं तो आप बता सकते हैं कि ठीक है हमने किसी के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूँ पत्रकारों का, उनके खिलाफ अगर एक्शन हुआ, ईडी का खिलाफ एक्शन हुआ ईडी का, तो आप जान लीजिए कि उनके पास तथ्य पाए गए जो कि देश विरोधी तथ्य है। ऐसा कोई नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत लिबरल है, वो बोलते हैं क्रिटिसाइज करो ना, किसने मना किया है? प्रधानमंत्री जी का इशू ही नहीं है, मैं बात दूसरी कर रहा था। खैर इस पर चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ NCW की यानी महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर राजुलबेन देसाई भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, आपको लगता है जो हीराबेन के साथ जो बयान का इस्तेमाल किया गया, जो बातचीत का इस्तेमाल किया गया, ये सीधा सीधा महिलाओं के खिलाफ सम्मान का अपराध का मामला है और NCW को इसमें बुलाना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि कार्रवाई नहीं हुई, हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। कुछ समझाइए मुझे, क्या है, क्या मसला?
आप अपने आप को अनम्यूट कर लें मैम। जी नमस्कार जी गोपाल इटालिया जी ने जिस प्रकार से उनका जो कॉन्ट्राडिक्टरी निवेदन आया है उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उनको समन्स दिया गया। हालांकि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिला आयोग जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी के सामने जब वो पहुंचे तब 100 से भी ज्यादा आई थिंक 200 के आसपास गुंडों की तरह आपके कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वहां जिस प्रकार से उन्होंने हल्ला बोल मचाया, हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग में काफी महिलाएं लड़कियां वहां जॉब कर रही है तो उनकी सुरक्षा का एक प्रश्न खड़ा हुआ। तब चेयरपर्सन ने तुरंत ही अर्जेंट पुलिस प्रोटेक्शन बुलवाया क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता था। तो आप इस प्रकार से एक पॉलिटिकली पार्टी के अध्यक्ष हो और आप इस प्रकार के देश की सर्वोत्तम जो स्टैट्यूटरी बॉडी है महिलाओं के लिए जो चिंता करिए उस पे भी आप अटैक का जो प्रयास कर रहे हैं तो उनको पुलिस ने अरेस्ट करवाया। सेकंड कि जिस प्रकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ एक गौरववंती महिला, आज देश की महिला कुछ भी लेवल पे हो लेकिन हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है कि हम महिलाओं का सम्मान ऑलवेज स्वीकार करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो तो ऑलवेज महिला के लिए आदरणीय, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके विधवा महिला को भी गंगा स्वरूप महिला का सम्मान दिया है। तब हीराबा के लिए जो स्टेटमेंट दिया है, आज मैं अभी गुजरात की बात करूं तो देश में तो है लेकिन गुजरात की आम जनता जो चाहे प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो लोग सोशल मीडिया पे अब लगातार आज पूरे दिन भर ट्वीट कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं। एक शर्मनाक घटना की, निंदनीय घटना की चारों ओर से आज विवेचना हो रही है। जी, लेकिन डॉक्टर राजुल बहन, मैं फिर से इस बात का जोर दे रहा हूं कि हीराबेन को लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर जो अपशब्द कहे गए उसको कोई समर्थन नहीं कर रहा। हम भी समर्थन नहीं करते, हम सम्मान करते हैं सबका। लेकिन राजुल बहन, मैं जानना चाहता हूं कि एनसीडब्ल्यू अक्सर सोता रहता है क्या? महिलाओं को लेकर तो बहुत सारे लोग बयान देते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भी बहुत सारे बयान देते हैं, तब नींद नहीं खुलती। मेरे को इस पर हैरानी है। नहीं विजय जी, मैं एक कहना चाहूंगी कि कमीशन के ध्यान में जब भी जो भी स्टेटमेंट जो सरकार के खिलाफ होते हैं वही क्यों ध्यान में आते हैं एनसीडब्ल्यू को? नहीं, ऐसे भी आम जनता के भी कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं 3 साल वहां रह चुकी हूँ दिल्ली में, हम लोग तुरंत ही, वो चाहे झारखंड जाना पड़े या गुवाहाटी जाना पड़े, मैं खुद गई हूँ इंक्वायरी में, मैं खुद गई हूँ। कोई 2 नाम मुझे बताइए डॉक्टर राजुल बहन कि जो सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं 2 लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो, सिर्फ 2 नाम बताइए। देखो 3 साल में गुजरात के एमएलए एक रह चुके थे अहमदाबाद के, उन्होंने एक महिला विक्टिम जो थी केस की उसके खिलाफ, तो हमने तुरंत ही उनसे जवाब मांगा था डीजीपी को लिख के। तुरंत गुजरात पुलिस ने, हालांकि मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हमने देखा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत ही अर्जेंट बेसिस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा आपसे, बीजेपी के लिए सुदेश जी बैठे हुए हैं, मैं महिला आयोग की बात कर रहा हूँ। महिला आयोग की आंख सिर्फ सत्ता के खिलाफ बोलने वालों के साथ क्यों होती है? विजय जी सुनिए, आप, महिला आयोग ने एक्शन लिया, महिला आयोग के एक्शन पर रिएक्शन बीजेपी का ये रहा था, मैं आपको ये बता रही थी क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए थे। तो इस प्रकार जैसे कि मैं इलाहाबाद गई थी तो वाइस चांसलर के, वो चाहे कोई भी विचारधारा से जुड़े हो, वाइस चांसलर को तुरंत ही मिनिस्ट्री ने अपने पद पर से उनको पदभ्रष्ट किया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कमीशन में है ये बिल्कुल। लेकिन जेंडर रिलेटेड जो शब्द, वो शब्द जो था ट्वीट पे वो था जेंडर रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए गाली, जिसको हम समझ सकते हैं। अदरवाइज पॉलिटिकली स्टेटमेंट काफी होते रहते हैं, कभी महिला आयोग इसके बीच नहीं गया है क्योंकि उनको भी अपने एक प्रोटोकॉल्स रहते हैं, महिला आयोग को अपनी गरिमा का भी बात। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। रेखा जी, सुदेश वर्मा जी, डॉक्टर राजुल बहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत गंभीर मसला है, महिलाओं के सम्मान का मसला, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या बदजुबानी सस्ती लोकप्रियता का जरिया है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं। નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? હીરાબા આવીને પાછા ટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે।
गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक बदजुबानी की। हमने प्रोग्राम का नाम भी नो सॉरी रखा है। नो सॉरी का मतलब केवल सॉरी करने से भी काम नहीं चलेगा कि आप बदजुबानी कर लें और फिर सॉरी कहें। गुजरात में वीडियो को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया के बचाव में पाटीदार कार्ड खेल दिया। आप नेता ये तो जरूर मानते हैं कि वीडियो में इटालिया ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वीडियो उस समय का है जब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे। पार्टी के कई नेताओं ने दलील दी है कि इटालिया पाटीदार आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं और पटेल समुदाय से आते हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि गुजरात में पटेल फैक्टर यानी पाटीदार फैक्टर कितना ज़रूरी है। पाटीदार कार्ड खेलने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। गुजरात में पटेलों की आबादी 1.5 करोड़ यानी करीब 15% बताई जाती है। 70 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर है। 32% विधायक पटेल हैं। राज्य सरकार में करीब 26% मंत्री पटेल हैं और 80% पटेल लेउवा और कड़वा पटेल 20% हैं आंजना और माटिया। तो यह है पाटीदारों की स्थिति गुजरात में, जिनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजुलबेन एल देसाई LCW की पूर्व सदस्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी बात कहने के लिए कोई प्रवक्ता को या किसी नेता को हमारे साथ जोड़ें, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ मित्र लोग हमारे समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन हमने उनसे बहुत आग्रह किया था। सुदेश वर्मा जी, ये मसला बदजुबानी का है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तब ये मसले ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये मसला सिर्फ बदजुबानी का है या चुनाव का है? निश्चित ही चुनाव के नतीजों को देख रही है आम आदमी पार्टी। इसे लगा होगा कि गुजरात में कुछ कर जाएंगे, क्योंकि सूरत में कुछ कॉर्पोरेशन सीट जीत गए ये लोग। इन्हें लगा कि बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर देंगे, बट गुजरात डिफरेंट है। शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का क्षेत्र रहा है। नरेंद्र मोदी जी वहीं के जन्मे हैं। प्रत्येक गुजराती जो है बाकी भारतीयों की तरह, हम लोगों की तरह भी उन पर ज्यादा गर्व करता है क्योंकि वो गुजरात के हैं। तो आम आदमी पार्टी को जब पता लग रहा है कि क्या नतीजा मिलने वाला है, तो निश्चित ही बौखला गई है। बौखला के क्या करेंगे? इसी तरह की बात करेंगे। आपने कहा वीडियो पुरानी है, अरे अगर मान लीजिए वीडियो पुरानी है तो आपके पास ये मौका था, आप ये बोल सकते थे नहीं मैं डिसोसिएट करता हूँ, लेकिन नहीं, आपने उसको और दोहराया कि नहीं हम ये हैं, हम ये देख लेंगे, ये कर देंगे, जेल में डाल दो। तो आप तो चाहते हो कि आप पोलराइज करना चाहते हो। और ये देखिए पटेल उटेल कुछ काम नहीं करने वाला, सबको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। आज के दिन में आपको पता होगा बहुत बार बहुत लोग पार्टी छोड़ के गए, सोच के ऐसा होगा कुछ नहीं। बहुत बड़े पटेल नेता एक हुए थे जो एजिटेशन किए थे, वो आज भाजपा में है, इन्हीं के नेता थे, आपको पता है। तो ये सब प्रयास कर लें, होना कुछ नहीं है, हमें रिजल्ट पता है। और ये बौखलाहट का ही सबूत है कि वो इस तरह से भाषा की मर्यादा को पार करके गाली गलौज करे। राजनीति में नहीं होना चाहिए। जी नहीं, ये मसला तो ठीक है, लेकिन पिछले कई चुनावों में हमने देखा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक दल, इसमें सभी पर भी जोर है कि सभी राजनीतिक दलों के कई नेता जो है ना बदजुबानी करने में समझते हैं कि उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। विजय जी, 2007 में सोनिया जी ने मौत का सौदागर बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला था, आपको याद होगा जी। एक बार प्रमोद महाजन जी थे, उन्होंने कुछ बोला था सोनिया जी के बारे में जी, मैं रिपीट नहीं करूंगा जी। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी जी। मेरा ये मानना, अगर कोई स्लिप करता है तो बड़ा नेता वही होता है जो बोलता है नहीं गलती हो गई जी। लेकिन मौत का सौदागर बोलने के बाद भी कांग्रेस के लोगों ने क्यों बोले थे? क्योंकि उन्हें पता था कि वो हार रहे हैं चुनाव, और चुनाव का रिजल्ट यही हुआ। तो हमारे तरफ से कभी नहीं हुआ, रिएक्शन होता है, मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, हम भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। भाजपा एक डिफरेंट पार्टी है और उसका हमें तथ्यात्मक तरीके से अपने आप को साबित करना पड़ेगा। लेकिन एक आम कार्यकर्ता स्ट्रीट में आता है, वो उसका हक है, वो उस तरह प्रोटेस्ट करना उसका फंडामेंटल राइट है। रेखा जी बताएंगे आपको।
जी, रेखा जी के पास आऊँ, लेकिन डॉक्टर राजुल बहन, एनसीडब्ल्यू, अभी हम लोग इसी को देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन के रूल्स की, उनके पास भी उस तरह से ताकत नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी करने वाले नेताओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर पाए। महिलाओं का मसला इसलिए ज़्यादा गंभीर है, मैं उसको ज़्यादा गंभीर तरीके से देखता हूँ और एनसीडब्ल्यू को उसमें महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि एनसीडब्ल्यू के पास उतनी ताकत, उतनी पावर्स, उतने अधिकार हैं कि वो उनके खिलाफ ठीक से कार्रवाई कर सके, या वहाँ पर भी सिर्फ बोर्ड को चमकाने का काम करना होता है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र रहता है कि जब भी देश में कहीं भी किसी महिला के लिए इरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट, और वो भी जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एक एजेंडा के तहत गुजरात की पब्लिक को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महिलाओं का मोरल डाउन हो रहा है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई ये एक महिला समाज जो पूरी एक नारी शक्ति का एक जगत है अलग, उनसे जुड़ी हुई स्टेटमेंट है। तो कमीशन का इंटेंशन ये था, और जेंडर बेस्ड जो सेंटेंस था, वर्ड्स था, उसके खिलाफ जवाब मांगा था कमीशन ने कि क्यों। तो वो आके अच्छे से अपना स्टेटमेंट दे सकते थे कि सॉरी या व्हाटएवर जो भी बोलना है, लेकिन उन्होंने हंगामा खड़ा किया। कमीशन का बिल्कुल कोई इंटेंशन ये नहीं था। सेकेंड थिंग, आपने बताया कि कमीशन तो अभी आचार संहिता जब तक लागू नहीं हुई है, तो कमीशन तो अपना प्रोटोकॉल जो भी है, कमीशन अपना कार्य जारी रखेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आज मैंने एक वीडियो देखा गोपाल जी का, कि वो बोल रहे हैं कि कमीशन की अध्यक्षा या कमीशन वालों ने मेरे से इस तरह से मिसबिहेव किया। हालांकि एक ट्वीट भी हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने किया कि रेखा शर्मा जी ने उनसे जवाब मांगा या कुछ इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया था, तो बोले कि मुझे हिंदी नहीं आ रही है, सॉरी मतलब मुझे हिंदी नहीं आएगी। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देके बाहर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कमीशन जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी के सामने इस तरह से झूठे बयान देने, झूठे स्टेटमेंट देने, वो भी एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। नहीं मैडम, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि क्या आप समझते हैं कि कमीशन इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो कोई एक्शन ले सके, या केवल दिखाने के लिए कमीशन बना दिया? सुदेश जी सरकार में है, उन्होंने कहा बैठिए आप आराम से, बस बुला लीजिए, एक्शन कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं गोपाल इटालिया के मसले पर बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं के सम्मान पर। जब भी वुमेन कमीशन को लगता है कि गलत हो रहा है या कोई लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, उस पर कोई अपराधी है, उस पर कोई जो वुमेन कमीशन है वो कुछ अच्छा काम कर सकता है, कुछ ताकतवर काम कर सकता है, उसके राइट्स की बात कर रहा हूँ, उसके पावर की बात कर रहा हूँ। तो विजय जी, ये मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे इतने अच्छे सीनियर पत्रकार को ये पता होना चाहिए, कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है भाजपा की सरकार में। आई थिंक मैं कोरोना टाइम मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन शांति से ऑफिस में बैठे हैं। पूरा लगातार कहीं ना कहीं स्टेट में छोटे से छोटे जिले में, तहसील में जाके अगर कोई विक्टिम है उनसे मिलना, क्या करना, और पॉलिसी मेकिंग पर्टिकुलर सरकार को, जैसे तलाक की बात आई, आज हमने एडल्टरी आईपीसी सेक्शन 370 जो एडल्टरी का जो सेक्शन था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ रिफॉर्म्स, तो लॉ रिफॉर्म्स की भी सरकार की पॉलिसी में भी क्या चेंज चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और जहां भी इंक्वायरी होती है तो ये चलता है। आप एक बार देखिए हमारे कमीशन की ऑथेंटिक एनसीडब्ल्यू का ट्विटर आप चेक कर लीजिए विजय जी। जी जी सुदेश जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं तो मैं रेखा जी के पास आना चाहता था। जी, तो आप बोलिएगा कि बीजेपी कहो कि मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप सीनियर पत्रकार हैं, अगर कमीशन ने एक्शन नहीं लिया होता तो आप उन्हें कटघरा में खड़ा करते हैं कि नहीं, मैं तो उनसे पावर समझने की बात कर रहा था सुदेश जी की पावर। आप उनको तब खड़ा नहीं एक्शन होता है तब भी कटघरे में खड़ा करेंगे, एक्शन होता है तब भी कटघरे में खड़ा करेंगे। आपने जुडिशरी के किसी ऑफिसर से तो नहीं बोला कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? अगर आप फॉल्ट दिखना चाहिए तो जुडिशरी में भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। नहीं, और सुदेश जी, मेरा पर्पस था कि राजुल जी से समझूं कि भाई एनसीडब्ल्यू के पास उतने राइट्स हैं कि वो जो भी अपराधी है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, उसके खिलाफ वो उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो उस ताकत से कार्रवाई कर सकती है कि नहीं कर सकती।
तो वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एक्सरसाइज करने की बात है जी। कि राइट्स को अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसका भी प्रोसेस है जी। और सबसे बड़ी बात जो रेखा जी बता रही थी, सुओ मोटो एक्शन कोई भी ले सकता था। जी। इतनी बड़ी बात हुई, कोई छोटी मोटी तो बात नहीं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। ये नहीं, बड़ी बात है, इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, इस पर विवाद ही नहीं है कि बड़ी बात नहीं है, ये अलग बात है। अब ये हो सकता है कि आप गटर माउथ को बड़ी बदजुबानी नहीं मानते हो। गटर माउथ तो कोई गाली थोड़ी ना है। गटर माउथ बहुत अच्छा शब्द है। कल्चरल नहीं है, आप गटर माउथ, आपकी भाषा सुदेश जी आपने कभी गटर माउथ शब्द का यूज किया आपने कभी जिंदगी में? नहीं, गटर माउथ जो है कहीं से भी गाली नहीं है, वो तो उनकी संस्कृति को बता रहा है कि आपकी भाषा की मर्यादा ही नहीं है तो आप गटर माउथ हैं। ये तो बहुत संयम से आप भाषा का प्रयोग करके बता रहे हैं कि वो क्या है, क्योंकि आप हीराबा को जब नहीं छोड़ते हैं जो 100 साल से भी सीनियर महिला है, प्रधानमंत्री की माँ है, वो तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी आप बताइए जो हमारी संस्कृति है, क्या हम लोग किसी माँ को गाली दे सकते हैं इस तरह? नहीं, इस पर तो विवाद ही नहीं है ना, आप बार बार उस बात पे ला रहे हैं, इसको तो विवाद ही नहीं है। गटर लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं जी। जो लैंग्वेज सांस्कृतिक भाषा में नहीं यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो गटर से क्या प्रॉब्लम है? गटर कोई गाली तो नहीं है, गाली तो नहीं दिया, भाषा जो यूज हुआ उसको डिस्क्राइब किया। मैंने आपसे सवाल पूछा दूसरा, मैंने पूछा कि क्या सुदेश वर्मा ने अपने जीवन में गटर माउथ शब्द का इस्तेमाल किया कभी? नहीं, देखिए वो तो उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। रेखा जी हम बात कर रहे थे कानून की, ठीक है, मैं जानता हूँ सुदेश जी बहुत सभ्य लोगों में से हैं और बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैंने उनको पिछले 50 साल में तो कभी देखा नहीं कि वो इस तरह की बात करते हो। रेखा जी मैं समझना चाहता हूँ कि हम सब चीजें बनाते हैं कानून, लेकिन जैसे सुदेश जी ने भी कहा कि एक्सरसाइज क्यों नहीं होते कानून? क्योंकि अभी तक हमारी शायद जो मानसिकता है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है, और जो एक सेंसिटिविटी जो है, जो एक हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि ना तो एक आम समाज के अंदर, आम व्यक्तियों के अंदर है, और जो अथॉरिटीज हैं उनके अंदर वो सेंसिटिविटी की कमी है। तो जब तक हम महिलाओं की इज्जत अपने दिल से नहीं करना चाहेंगे, जब तक समाज के अंदर वो बदलाव नहीं आएगा, ये सोशल एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, सोशल आपकी सेंसिटिविटी नहीं है अभी तक। जैसे कहते हैं, मैं तो कहूंगी कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि जिस वर्ग से हमारे पुलिस के कुछ अधिकारी आते हैं वो उनकी मैं किसी भी राज्य के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस वर्ग से कुछ पुलिस कर्मचारी आते हैं तो शायद वहाँ की सभ्यता जो है अलग तरह की होती है, मैं गलत या सही नहीं कह रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो एक बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ बोलने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, महिलाओं को शायद वो जो हो सकता है कि एक राज्य में किसी महिला को एक शब्द इस्तेमाल करो तो वो अपमानजनक हो, दूसरी राज्य के अंदर नहीं हो। तो ये एक हर एक की अपनी अपनी जो उसके ऊपर कहूंगी कि मैं सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कानून कितने भी बन जाए, और आपने बिल्कुल सही कहा, एक वकील होने के नाते और आज करीब 35-36 साल की वकालत करने के बाद में आज मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, मैं इस बात को मानती हूँ, और एक नेशनल आपके टीवी के ऊपर मैं मानती हूँ इस बात को कि कानून कितने भी बन जाए, परंतु जब तक हमारी खुद की सोच नहीं बदलेगी तब तक वो किताबों के अंदर रह जाएंगे, और हो सकता है कि कोई बहुत बड़े बड़े केसेस होंगे जहां पर कानून का उपयोग हो जाएगा। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं। अब जैसे अगर आज ही का ये केस ले तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे के अंदर किसी ने गंदे शब्द इस्तेमाल किए, तो आज ये बहुत बड़ा एक मीडिया का एक चर्चा बन गया है और सारी चैनल्स के अंदर आज ये डिबेट हो रही है। पर रोज किसी न किसी की माँ जो है, किसी न किसी की माँ को बदजुबानी को फेस करना पड़ता है। कल कोई पुरुष ही है, कल कोई बेटा है, चाहे वो पति है, चाहे कोई समाज का लोग, माँ बहन की गालियां जो है वो आम दी जाती हैं। महिलाओं का वो सम्मान वो समाज में नहीं होता है जो समाज में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि कानून भले कितने भी बन जाए, किताबों के अंदर वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनके आंकड़े दे सकते हैं, हम उनको सेक्शंस को बता सकते हैं, परंतु वो सब धरे के धरे रह जाएंगे जब तक हम अपनी जी। सुदेश जी, रेखा जी जिस तरह से बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि हम सोशली सेंसिटिव नहीं है महिलाओं को लेकर। ये बड़ा सच है हमारे समाज का कि हम सोशली सेंसिटिव नहीं है महिलाओं के लिए शब्दों के इस्तेमाल करते वक्त, ये बिल्कुल सही है ना, लेकिन हम पॉलिटिकली सेंसिटिव जरूर हैं।
नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि भाषा की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं रेखा जी को बताऊं कि मैं बिहार और झारखंड से आता हूं, वहाँ किसी माँ बहन का आप गाली दे दीजिए अगर, तो उसमें तो मर्डर तक हो जाता है। लोग इतने सेंसिटिव हैं इस मामले को लेके कि आप नहीं दे सकते। बहुत से झगड़े इसलिए होते हैं, फसाद इसलिए होते हैं कि आपने माँ बहन का लेके गाली दे दिया, क्योंकि हम लोग उसको, विजय त्रिवेदी से हमारा झगड़ा हो सकता है, लेकिन विजय त्रिवेदी की माँ से जब मैं मिलूंगा तो उनकी माँ को वही इज्जत मिलेगा। यही हमारी संस्कृति है और इसी को भाजपा रिप्रेजेंट करती है। तो हम तो संस्कृति की बात करते हैं, कोई अगर उस संस्कृति को लांग कर करेगा तो हम उसको कंडेम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता फील्ड में भी आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, डेमोक्रेटिक मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि वो उद्वेलित हैं और इन लोगों को समझना चाहिए। आप राजनीति करिए ना, हमारे पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करिए, जहाँ गलत है उसको आप आंकड़े से साबित करिए। आप आइए, राजनीति यही तो राजनीति है जी। क्यों गाली गलौज क्यों करना है राजनीति में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने दूसरा हिस्सा भी पूछा आपसे कि हम सोशली सेंसिटिव नहीं है, ये बहुत गंभीर बात, और सब लोग आम तौर पर, मतलब मैं छोड़ देता हूँ, कोई पर्सनल किसी की बात नहीं कर रहा जी। पर्सनल बात करूंगा तो सुदेश जी को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वो सोशली सेंसिटिव लोगों में से हैं जितना मैं जानता हूं। लेकिन हम सोशली सेंसिटिव नहीं है महिलाओं को लेकर, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं। हमारी पार्टी के लोगों को कोई कुछ कहे तो हम सेंसिटिव हैं, हमारी पार्टी के लोग कहें तो हम सेंसिटिव नहीं हैं। असली मुद्दा ये है सुदेश जी। आपने मुझे मेरी पार्टी से अलग किया, मैं आपको याद पार्टी से अलग नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ बयान दिया था महिलाओं के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हें नहीं बोलने आता है तो कम से कम चुप तो रहो, सेंसिटिव मामले पर चुप तो रह सकते हो। हाँ। यही बहुत बड़ी बात है। एक्शन तो नहीं लिया, एक्शन कोई नहीं हुआ ना सुदेश जी? नहीं, एक्शन होता है, एक्शन होता है। समाज जो है, देखिए समाज, पॉलिटिकल पार्टीज समाज को लीड भी करती है, समाज के द्वारा लीड भी होती है जी। ये तो एक रिफॉर्म का प्रोसेस जो चलता है, जुडिशरी से भी होता है जी, कहीं से भी हो सकता है, सोशल चेंज तो कहीं से भी आ सकता है। ये मानना पड़ेगा कि जो बात रेखा जी ने बोला सही है, हमें सोशली सेंसिटिव होना चाहिए जी। रेखा जी, ये मसला जो है केवल पॉलिटिकल लीडर्स के सोशली सेंसिटिव होने का नहीं है, हमारी जुडिशरी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस और मीडिया भी, सब लोग, मतलब मीडिया को क्यों छोड़ना, हम लोग सोशली सेंसिटिव नहीं हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब सबसे पहले मैं इसके अंदर कहूंगी कि हमारे परिवार जो है, सबसे पहली स्कूल जो है हर बच्चे के लिए, वो एक पाठशाला जो है वो घर की पाठशाला होती है। तो मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो अगर माता पिता जो हैं वो शुरू से ही अपने बेटे और बेटियों दोनों को बराबरी का दर्जा दें, और बेटियों को जो है अपने बेटों से कम ना समझे। मैं ये भी नहीं कहती कि उनको बेटों के ऊपर समझे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि बराबरी का दर्जा दीजिए। जब तक आप अपने घर के अंदर अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने बेटों की सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो समाज का बहुत अच्छा, वो एक पॉजिटिव सिटीजन नहीं बन सकते हैं। तो स्कूल्स के जो रियल एजुकेशन घर से शुरू होती है। उसके बाद जो माताओं का जो एक रोल होता है, पिताओं का जो रोल होता है, अपने बेटों को सही तरह की दिशा दिखाना, उनको सही तरह का मार्गदर्शन करना। उसके बाद में पाठशालाओं में, कॉलेज में और समाज के अंदर। तो अगर हम जागरूकता की कोशिश करें, अपने घरों से ही कोशिश करें सबसे पहले, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है हम अपनी समाज की सोच को बदल पाएंगे। तो ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरत है। उसके लिए आपका मीडिया तो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं। स्कूल के अंदर एक नैतिक शास्त्र का एक विषय जरूर होना चाहिए। हमारी स्कूल के अंदर होता था एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट। मुझे पता नहीं आजकल की स्कूल्स के अंदर इस तरह का कोई सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता। उसका धर्म से कोई लेना देना था, उसका सिर्फ एक नैतिकता से होता था। तो एक कैसे अच्छा समाज का एक सिटीजन बन सकते हैं, आपकी क्या नैतिकता के अधिकार के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ये बच्चों को शुरू से ही सिखानी चाहिए। और वो चाहे वो आपके बेटे हो, चाहे वो आपकी बेटियां हो। तो मैं तो इसमें यही अपेक्षा कर सकती हूँ कि हम अपने घरों से शुरुआत करें और धीरे धीरे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और समाज के अंदर एक अवेयरनेस ड्राइव लाएं कि हमारी बेटियां जो हैं, किसी और की माँ, किसी और की बेटी, किसी और की पत्नी, वो आपकी भी खुद की हो सकती है। तो किसी और के ऊपर गाली गलौज करने के पहले, उंगली उठाने के पहले, या अशब्द बोलने के पहले, या असभ्य तरीके से बात करने के पहले, एक बार ध्यान रखिए कि वो औरत आपके खुद के घर की भी कोई औरत हो सकती है। तब आपको बहुत बुरा लगेगा। जी, खुद के गले में घंटी बांधना सबसे मुश्किल काम है। सुदेश जी,
वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका लास्ट कमेंट चाहता हूं, क्योंकि रेखा जी ने कहा कि मोरल साइंस की बात है। मोरल साइंस आजकल नहीं पढ़ाई जा रही, हो सकता है हो पाठ्यक्रम में, लेकिन नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन मोरल पुलिसिंग तो चल रही है। कोई लास्ट कमेंट आपका? देखिए विजय जी, अगर अपने संस्कृति से आप जुड़े रहेंगे, उससे कटेंगे नहीं, तो खुद ब खुद आप मर्यादित रहेंगे। आपको याद है जब महाभारत होता था तो शाम को बिगुल बजता था, उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता था जी। और लोग फिर मिलते थे। यही रामायण का भी था। उससे यही सीखने की जरूरत, इसलिए नहीं कि हिंदू ग्रंथ है या किसी ग्रंथ है, इससे सीखिए कि मर्यादा क्या होती है और कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। रावण जब मृत्यु सैया में था, उसके बाद भी राम जी ने लक्ष्मण से बोला कि जाके सीखो रावण से, प्रकांड पंडित था। तो ये इज्जत तभी आया जब अपनी संस्कृति को आप समझिएगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत अच्छा मौका था महान बनने का, कि कम से कम इसको डांट सकते थे, इसको तुमने गलत किया जी, वो खुद माफी मांगते थे, लेकिन इसके लिए बहुत बड़प्पन होना चाहिए। चलिए हम केजरीवाल साहब पर छोड़ते हैं, हम लोग मैं तो ज्ञान नहीं देता कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी आपका भी, रेखा जी आपका भी, और डॉक्टर राजुलबेन का भी, कि आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बदजुबानी सस्ती लोकप्रियता का जरिया है। इस पर 87% यानी 87% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया। यानी लोग समझते हैं कि बदजुबानी से वो पॉलिटिक्स में अपना फेम जाना चाहते हैं, लोकप्रियता जाना चाहते हैं। वहीं 13% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। धीरे धीरे हमारी भाषा खड़ी, अवधी, पंजाबी या मराठी की जगह नफरती होती जा रही है। मानो हम OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भद्दी सी सीरीज देख रहे हैं, मारधाड़ और गाली गलौज से भरपूर। हम ऐसी मानसिकता के गुलाम होते जा रहे हैं कि हमने अपनी जुबान पर लगाम लगाना बंद कर दिया है। नफरती जुबान की डिक्शनरी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ने हमारी जुबान को और लंबा कर दिया, इतना लंबा कि दोनों होठ अगर बंद भी करना चाहें तो जुबान बाहर ही लटकेगी। जरा सोचिए, क्या हमने इसलिए जन्म लिया कि हम प्यार नहीं नफरत फैलाएंगे? मगर प्रॉब्लम तो ये है कि हम सोचना ही नहीं चाहते। सोचिए यदि आप चाहते हैं तो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।